हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे फिज़िक्स के सेकंड यूनिट के थर्ड चैप्टर वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले वेक्टर्स की डेफिनीशन देख लें कि वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स की डेफिनीशन है वेक्टर्स और वेक्टर्स के साथ एक इसके साइमल्टेनियसली एक टर्म चलता है स्केलर। तो वेक्टर के साथ साथ डेफिनीशन ऑफ स्केलर भी देख लेते हैं। तो स्केलर देखते हैं सबसे पहले क्या है, स्केलर किसे कहते हैं। स्केलर की डेफिनीशन है स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। मतलब इसका सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है स्केलर क्वांटिटीज़ का, एग्जाम्पल है इसका मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता है। मास, लेंथ, टाइम या फिर वर्क एटसेट्रा। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर्स हम आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have both, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड अप्लाई हो रहा है। विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। अगर ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा आपका ये लंबा भी पड़ेगा, इसीलिए इसको प्रिपेयर करने में भी हमें टाइम लगा। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ straight line with arrowhead on it। अभी आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल देखिए, फोर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को, एफ लिखेंगे, इसके ऊपर एक एरो हेड बनाएंगे और एक तरफ उसका डायरेक्शन दिखा देंगे। वेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। वेक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो तरह के होते हैं, पहला पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। जब हम पोलर वेक्टर की बात करते हैं तो पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर which have a starting point or a point of application। पोलर वेक्टर के अगर एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं से डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है। सिमिलरली फोर्स का एक एप्लीकेशन पॉइंट होता है कि कहाँ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा। etc आर पोलर वेक्टर्स। वहीं अगर हम बात करें एक्सियल वेक्टर्स की, एक्सियल वेक्टर्स आर
those vectors which represent, ये रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट along the axis of rotation and acts along the axis of rotation in according with right hand screw rule। इस चीज़ को भी आपको डायग्राम बना के समझाएंगे तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसका एग्जांपल सबसे पहले देख लिए, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जितने भी रोटेशनल मोशन के कंपोनेंट हैं वो सब आएंगे आपके एक्सियल वेक्टर में। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज ये एक मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये देखिए, ये फिंगर को अगर आप इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे, अगर आप फिंगर को इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है, एक्शन ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज होगा फ्रॉम द टॉप। और ये कैसा लगेगा जब हम ऊपर से देखेंगे, जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम टॉप। और ये जो है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये तो हो गया क्लॉकवाइज के लिए। वहीं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज का था, अब हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम ऊपर से देखेंगे और इस करंट के इस डायरेक्शन में हम अगर अपनी फिंगर्स को कर्व करेंगे तो हमारे जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यही है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये है इन दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी ये है, इसकी ये है। ठीक है, ये तो हो गए आपके पोलर और एक्सियल वेक्टर की बात। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात कर लेंगे, वेक्टर से रिलेटेड ही टर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही कहलाता है मॉड्यूलस, इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए is represented as like this or either like this। दूसरा है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी वेक्टर का ही एक यूनिट वेक्टर होगा, तो अ यूनिट वेक्टर ऑफ the given vector is a vector
ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के सेम होगा, एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को लिखेंगे कैसे, अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज written as a cap and is read as, कैसे रीड करेंगे इसको बोलेंगे ए कैप और ए हैट तो इतना नहीं चलता है, ज़्यादातर ए कैप ही यूज़ होता है। सिंस अभी पिछले टर्म में हमने क्लियर किया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ ए, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ ए, hence vector A can be written as magnitude into unit vector in that direction, or unit vector can be written as vector A upon magnitude of that vector, that is vector upon modulus of vector। ये हो गई आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनीशन एंड फार्मूला। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दस यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज also defined as a vector in that direction divided by the magnitude of given वेक्टर। अगर कार्टेशियन सिस्टम में देखें तो इसको लिखेंगे कैसे, इन कार्टेशियन आई कैप, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, क्योंकि आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आते हैं। आर द यूनिट वेक्टर्स, आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये इसी पे यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। फाइंड the unit vector of 4i cap minus 3j cap plus k cap। अगर हम इसको गिवन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ए को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए एक्स इजक्वल टू 4, ए वाई इजक्वल टू -3 एंड ए जेड इजक्वल टू 1। अब मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस का क्या फार्मूला होता है, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 1।
ये आ गया आपका ए की वैल्यू आ गई √26। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। अभी आपने पीछे देखा ए कैप का फॉर्मूला था वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए कितना आया, √26। तो यही है हमारा यूनिट वेक्टर ए कैप। ये आंसर है। कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये देखा आपने। ये तो हो गई यूनिट वेक्टर्स की। अब हम आगे बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन देख लें। टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have equal magnitude and same direction। ये बात हो गई इक्वल वेक्टर्स की। अगला हमारा टॉपिक है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स की डेफिनेशन है अ निगेटिव वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर होता है, अ निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर of same magnitude but acting in opposite direction to the given vector। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक वेक्टर है वेक्टर ए, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इस क्या होगा, इस माइनस ए वेक्टर। ये क्या है, माइनस है, इक्वल इन लेंथ, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए इसको निगेटिव वेक्टर कहा गया है। अगला है हमारे पास इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स वेक्टर्स are said to be co-initial if the initial point are same। एग्ज़ाम्पल देख लें, अगर एक डायग्राम बना है ऐसे ऐसे, तो ये दो वेक्टर हैं आपके, वेक्टर OQ और वेक्टर OP। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इनका आप देख सकते हैं इनिशियल पॉइंट सेम है। ए एंड बी वेक्टर हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी को इनिशियल वेक्टर। अगली बात जो हम करेंगे वो है कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स जो होते हैं इनका या तो मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनका जो एक्टिंग डायरेक्शन है वो पैरेलल लाइंस होंगी एक दूसरे के। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Having
equal or unequal magnitude and are acting along parallel straight lines। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर है, ये अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रहा है। ये भी कोलिनियर वेक्टर है। सपोज़ वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये भी आपका कोलिनियर वेक्टर है। इवन अगर डायरेक्शन भी अपोजिट है तो भी आपका वेक्टर जो है वो कोलिनियर हो सकता है, क्योंकि एक प्लेन में है सब। कोलिनियर वेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। कौन से होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स? वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन। एग्जाम्पल जैसे कि ये ए वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर क्या हैं? एक दूसरे के कोप्लेनर। अगला जो हम देखेंगे वो है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स whose initial point is fixed। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और इसीलिए ये ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड वेक्टर। ये फिक्स्ड वेक्टर्स भी कहलाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की, वेक्टर्स हुज, ये सारे पॉइंट्स आपके इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन के लिए, लेकिन एक नज़र आपको पता होनी इसलिए चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड अगर सवाल आ जाता है तो फिर आप उसे कर पाएँ। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री वेक्टर। ये तो हमने बात कर ली कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। अब हम कुछ रूल्स की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, अगर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होती है, ज़ीरो कब हमारा रिजल्टेंट आ सकता है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं वेक्टर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड MCQs भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अब यहाँ से हमें थोड़ा फिर से कंसर्न होके देखना है। तो रूल्स हम देखते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर रूल नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। जब किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम किसी रियल नंबर के साथ करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, देख लेते हैं इसको। सपोज़ एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, वेक्टर ए। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर n। सपोज़ एक रियल नंबर है n, तो एक नया वेक्टर बन जाता है जब n मल्टीप्लाई करता है वेक्टर a से, बिकम्स another वेक्टर n a वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड becomes n times the
जो ओरिजिनल वेक्टर है उससे सीधा सीधा आपका वेक्टर रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो सपोज़ अगर रियल नंबर n है तो मैग्नीट्यूड n नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी ओरिजिनल वेक्टर के, इट्स डायरेक्शन इज सेम। और अगर हमारा रियल नंबर निगेटिव है तो डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी, और अपोजिट एज दैट ऑफ वेक्टर ए। किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव या निगेटिव होती है। अगर या तो पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन सेम होगी, और अगर एन जो हमारा रियल नंबर है उसकी वैल्यू निगेटिव में होगी तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो इट्स डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट एज दैट ऑफ वेक्टर ए। इसको जब आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अकॉर्डिंग एज एन इज अ पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर, thus एन ए वेक्टर is equal to एन ए वेक्टर and माइनस एन ए वेक्टर is equal to माइनस एन ए वेक्टर। ठीक है, अब अगला हमारा रूल है रूल नंबर 2। ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ रियल नंबर। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर। इसमें क्या रूल फॉलो होता है देख लेते हैं। व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई अ स्केलर एस, इट बिकम्स अ वेक्टर। ये भी एक अनदर वेक्टर बन जा रहा है एस ए वेक्टर के नाम से। जैसे रियल नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड हो जा रहा था n नंबर ऑफ टाइम्स, उसी तरह अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा हुज मैग्नीट्यूड इज s टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसके डायरेक्शन का क्या होगा, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ही एक्ट करेगा। जैसे रियल नंबर में पॉसिबिलिटी थी कि अलोंग भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, एज पर रियल नंबर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये अलोंग ही एक्ट करेगा। एंड इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट क्या होगी, द यूनिट ऑफ जो हमारा नया वेक्टर बनेगा एस ए वेक्टर, ये डिफरेंट होगी। यूनिट ऑफ एस ए वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट वेक्टर ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट एंड एस इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पे ये एक 10 सेकेंड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड इंटू 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट, ये क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। अब जो अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, क्या डेफिनेशन है रिजल्टेंट वेक्टर की? द रिजल्टेंट, पहली बात तो ध्यान रखिए, जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स एक साथ एक्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो फिर उनका रिजल्टेंट वेक्टर ही हम वहाँ पे निकालते हैं। तो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड as the single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together। ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन की। जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर वो एक सिंगल वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि सारे वेक्टर मिल के प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, कंडीशन रिजल्टेंट वेक्टर कब हमारा ज़ीरो हो जाएगा। कंडीशन फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर, क्या है कंडीशन? इफ़ थ्री वेक्टर्स, मान लीजिए अगर तीन वेक्टर्स हैं, इफ़ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग on a point object, if three vectors are acting on a point object at the same time are represented, कैसे रिप्रेजेंटेड किए गए हों? आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड direction by the three sides of a triangle in same order। तो ये एकमात्र कंडीशन है जहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो हो जाएगा। फिगर से समझें, जैसे ये तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे ज़ीरो है। तो अभी तो हमने बात करी वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की और रिजल्टेंट वेक्टर की। अब हम आगे बात करेंगे मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम देख लेंगे, फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से सॉल्व करते चले जाएंगे। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ़ टू वेक्टर्स, इस पार्ट को थोड़ा इम्पोर्टेंटली पढ़िएगा क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल का मेजर सेक्शन यहीं से आता है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ये निकालना सिखा रहे हैं यहाँ पे। इट स्टेट्स दैट इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, या किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड
and direction by the two sides of a triangle taken in one order। क्या कह रहे हैं इस चीज़ को थोड़ा सा, ये कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे और उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऐसे है कि वो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उनका, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर is represented as in a magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। क्या कह रहे हैं, इसको डायग्राम से समझिए। जैसे ये एक पॉइंट O है, O पे एक वेक्टर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में OA, और यहीं से एक पॉइंट, इसी पॉइंट से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इस वेक्टर को सपोज करते हैं वेक्टर B, और ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सपोज करिए उसको ले लेते हैं R। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा, R इज़ टू √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। ये R का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज़ लाइक दिस, एंड जो एंगल हम निकालेंगे tan बीटा, ये सपोज करिए ये एंगल है। भाई रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सामने वाला जो एंगल के अपोजिट वेक्टर होगा, वेक्टर प्लस उसके साथ उसका साइन कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन वेक्टर A प्लस B कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और एंगल निकालने के लिए, कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका एंगल कितना सबटेंड हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं। स्पेशल कंडीशन नंबर 1, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस थीटा दैट इज़ कॉस 0 होता है हमारा 1, कॉस 0 होता है हमारा 1, और साइन 0 होता है हमारा 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ जाएगा √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस 0, जो कि हमने निकाला है 1 है। तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB, और ये हम जान रहे हैं A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये इसको बाहर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, और यहाँ पे बीटा कैसे निकालेंगे भाई, बीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम। तो B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। साइन 0 हमारा 0 है और A प्लस B कॉस 0, आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर
ए प्लस बी, और जो डायरेक्शन होगा वो होगा 0 डिग्री। इसको देख लेते हैं स्टेटमेंट में 10 द टू वेक्टर्स acting in the two vectors acting in the same direction, the magnitude of resultant vector is equal to the sum of magnitude of two vectors and acts along the direction of vector A and vector B। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक स्पेशल कंडीशन कि जब हमारे दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे थे इन द सेम डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट कंडीशन एज्यूम करते हैं, कंडीशन नंबर 2। व्हेन द वेक्टर्स आर, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, when the vectors are acting in opposite direction। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, सपोज एक वेक्टर ए है इस तरह अलोंग दिस, एंड वेक्टर बी इसका जो अपोजिट होगा तो वो अलोंग दिस, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10 कॉस 180, या फिर कहें कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और साइन थीटा हो जाएगा 0। अब जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला था a² प्लस b² प्लस 2ab -1। ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो या तो होगा a माइनस बी, रिजल्टेंट इज आइदर a माइनस बी और b माइनस ए। tan बीटा यहाँ पे हमारा फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइन 80 0 है, इंटू 0 अपॉन a प्लस b -1। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली 0। देयरफॉर thus the two vectors acting in opposite direction, the magnitude, ये दो डेरिवेशन आपको जस्ट इसलिए कराएगा कि मान लिए सपोज आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दिया गया है टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन जहाँ पे लगा हो वहाँ पे आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट रिजल्टेंट पता हो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो इसका होगा वो a प्लस बी होगा, और थीटा कुछ नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। और सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है टू वेक्टर्स का तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और रिजल्टेंट हो जाएगा आइदर a माइनस बी और b माइनस ए। जस्ट टू ईज योर numerical part, these two derivations have been made here. So thus the two vectors acting in opposite direction, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो फिर जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इज इक्वल टू द डिफरेंस of the magnitude of the two vectors and
एक्ट्स इन द, और जो डायरेक्शन होगा हमारा वो दोनों वेक्टर्स में से जो भी बड़ा वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करेगा, एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें थोड़ा क्लियर होती हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक थर्ड डेरिवेशन देख लिए, वैसे तो काफ़ी इजी है लेकिन बस देख लिया आपकी, व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, द साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। रिजल्टेंट हो जाएगा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो आपका tan बीटा बनेगा, tan बीटा इक्वल टू बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। ये हो जाएगा आपका b अपॉन ए, तो बीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए। ये आपका एंगल हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये कब है? जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई एक तीसरी कंडीशन। अब इसी कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएं। इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको एक्सप्लेन करी गई है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। सैम्पल न्यूमेरिकल ये कह रहा है दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर acting at an angle of 120 degree between them। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दिएगा जैसे या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी इक्वेशंस पता हो, और जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स में और जो बायो की स्ट्रीम में है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ये मैथ का पार्ट है। तो ऐसे हालात जब भी होंगे, जैसे यहाँ पे आपको cos 120 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो या तो इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा नहीं एग्ज़ाम में, ये तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टफ़ से टफ़ ही कराया जाता है। तो या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा नहीं, और अगर आता है, क्योंकि भाई टफ़ बनाना चाहेंगे पेपर तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं, और अगर आता है तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी। जैसे यहाँ पे हमने आपको दे दी कि cos 120 की वैल्यू है -1/2। तो अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू -1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा 425 माइनस 100। ये आंसर आ जाएगा √325। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लमसम 18.03 न्यूटन आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि √325 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, आपने इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल लिया? तो देखिए, जब हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो आसपास वैल्यू आएगी, और जब हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो 325 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए और इतना आपको निकालना आना चाहिए। ये एरर एंड ट्रायल मेथड है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 425 अगर दिया है, अब अगर सपोज़ 425 का ही स्क्वायर रूट निकालना है,
425 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका आप जानते हैं 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है और 21 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 441 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही कुछ होना है और 425 है तो 4 यहाँ पे आप करेंगे 20.4 भी 20.5। ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे एलिमेंट्री फ़िज़िक्स नहीं पूछी जा रही है, 12th लेवल की फ़िज़िक्स पूछी जा रही, तो कुछ चीज़ें आपकी बेसिकली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 18.03 न्यूटन। अब अगर हम बात करें tan बीटा की, तो बीटा का हमारे पास फॉर्मूला था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 5 sin 120 अपॉन 20 प्लस 5 cos 120। साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 अपॉन 20 प्लस 5 इंटू -1/2। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारी tan बीटा की वैल्यू आएगी 0.2475 और जब tan बीटा की वैल्यू 2475 आएगी तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0.2475। इसको जब आप एंगल में निकालेंगे तो आंसर आएगा tan 13 डिग्री 54 मिनट बीटा। तो अब भाई जाहिर सी बात है आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप पास टेबल ना हो। तो आपके जो एग्ज़ाम में जब सवाल इस तरह का आएगा, देखिए आएगा तो इस तरह का टफ़ क्वेश्चन आता है और इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, इसीलिए कराए जा रहे हैं। इसलिए ये तो आप भूल जाइए कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह का अंडसंड क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपकी tan की वैल्यू डेसिमल्स में आ रही होगी। तो अब वहाँ पे जो आपके ऑप्शंस होंगे वहाँ पे आपके एंगल, जैसे एंगल बीटा निकालने का सवाल है तो वहाँ पे एंगल बीटा में आपकी ये वैल्यूज़ नहीं मेंशन होंगी, आप पास आंसर में इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। tan 0.2475, tan इनवर्स 0.3, tan इनवर्स 0.8, tan इनवर्स 45 डिग्री। तो जो अगर आपने कैलकुलेशन आपका सही है तो आप किसी भी तरह से न्यूमेरिकल गलत नहीं कर पाएंगे। अब एक और सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये तो ये हो गई थी जिसमें हमने दो फोर्स एक्ट कर रहे थे 120 डिग्री पे, तो हमने इनका रिजल्टेंट निकाला था और इनके बीच में tan बीटा एंगल निकाला था। अब ये हमारा सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 है। यहाँ पे टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन आर एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। तो जाहिर सी बात है, देखिए आपको पता है मैक्सिमम फोर्स एक्ट तब होगा जब आपका रिजल्टेंट में cos थीटा 1 हो जाएगा और मिनिमम तब होगा, क्योंकि देखिए रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला क्या है, ये सॉल्यूशन, ये है आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर यहाँ पे इफ़ cos थीटा = 1 then r is maximum, if cos theta is equal to -1 then r is minimum। और अभी आपको बताया था कि जब हमारा 1 होगा तब हमारा r max क्या हो जाएगा, r max हो जाएगा फॉर्मूला हमारा a + b = 24 न्यूटन। अभी आप कह रहे होंगे कि भैया जी ये a + b = 24 न्यूटन आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। आपने ऊपर सॉल्व अभी किया था इसलिए हमने लिख दिया, जहाँ पे हमने आपको ये डेरिवेशन समझाए थे कि ये डेरिवेशन हम लगा क्यों रहे हैं। ये देखिए जब हमारा cos थीटा 1 था तब हमारे रिजल्टेंट की जो डायरेक्ट वैल्यू आई थी वो a + b आ गई थी। कैसे आई थी, ये देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू होती है a² + b² + 2ab cos थीटा। एक cos थीटा की वैल्यू 1 है तो 2ab हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और जब हम इसको अंडर रूट के बाहर लाए तो आंसर आ गया a + b। तो भैया यहीं से हमने इसके रिजल्टेंट के इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे r max की डायरेक्ट वैल्यू
निकाल दी 24 न्यूटन। और हमें पता है जब हमारा कॉस थीटा -1 था तब हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू जो आई थी आइदर b माइनस ए या फिर a माइनस आर मिनिमम इज इक्वल टू आइदर b माइनस ए और a माइनस बी, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। लेकिन कुछ लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। आर मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। अब जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। कहे हाँ भाई ठीक है। तो जब बाहर निकालेंगे रूट से तो आंसर आ जाएगा b माइनस ए। आर मिनिमम b हमारा है 14 न्यूटन, a है हमारा 10 न्यूटन, आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। सो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो गया हमारा, मैक्सिमम रिजल्टेंट इज़ 24 न्यूटन एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज़ 4 न्यूटन। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा कॉस थीटा 1 होगा, मिनिमम होगा जब हमारा कॉस थीटा -1 होगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैमीज़ थ्योरम। लैमीज़ थ्योरम पे आपके काफ़ी सवाल आते हैं इक्विलिब्रियम वाले। तो लैमीज़ थ्योरम में जस्ट आपको थ्योरम की डेफिनेशन समझ लेनी है, और जो इस थ्योरम में एक फार्मूला दिया गया है क्लासिकल फार्मूला, वो आपको समझ लेना है। और इसी फार्मूले से डिराइव कर करके और फार्मूला निकाले जाते हैं और उनसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। वो जब आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे आप वहीं पे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली आप यहाँ पे लैमीज़ थ्योरम समझ लें। लैमीज़ थ्योरम कहती क्या है, लैमीज़ थ्योरम क्या है, लैमीज़ थ्योरम की डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट सबसे पहले हम लैमीज़ थ्योरम का एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि फिर हम आपको थ्योरी लिखाएं तो आपको समझने में भी थोड़ा इजी हो। ये है हमारा गामा, ये है हमारा बीटा और ये है हमारा अल्फ़ा। ये तीनों वेक्टर हमारे अलग अलग डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट इफ़ फोर्सेस acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। क्या मतलब है इनका, इनका मतलब है ये a अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। ये ए बी सी क्या है, ए बी और ये सी, ये तीनों वेक्टर हैं। ठीक है। लैमीज़ थ्योरम यही कहती है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो सारे एंगल जो हमारे वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब इक्विलिब्रेंट वेक्टर क्या होता है, क्या कह रहे हैं, अ सिंगल वेक्टर विच बैलेंसेस टू और मोर वेक्टर्स acting on a body at the same time is called an equilibrant vector।
ये तो हो गई डेफिनेशन इक्विलिब्रेंट वेक्टर की, ठीक है। आगे जब हम लगाएंगे न्यूमेरिकल तो हमें चीज़ें समझ में भी आएंगी कि इक्विलिब्रेंट वेक्टर किस चीज़ का नाम है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ तक जो हमने बात करी वेक्टर से रिलेटेड चीज़ों की, उससे रिलेटेड कुछ नए रूल्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है अगर हम वेक्टर चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और सही से सॉल्व करना चाहते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, वेक्टर्स ऑफ द, अगर वेक्टर्स के एडिशन की बात करें तो जो वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर होते हैं, सेम नेचर के वेक्टर यानी फोर्स के साथ सिर्फ फोर्स ही ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी ऐड नहीं की जा सकती। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। एग्जाम्पल, a force vector cannot be added to velocity vector but can be added to force vector ओनली। ये तो हो गई एक बात। अगली बात देखते हैं, वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब अगर a प्लस b है तो सेम आंसर होगा b प्लस a। अगला क्या है, रूल नंबर 3, वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब a प्लस b, ये एक ब्रैकेट में है, वेक्टर c इज इक्वल टू a b प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला रूल देख लेते हैं बोट और रिवर का। बोट और रिवर के काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आए हैं, आपके रेगुलर कोर्स में भी आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं। अ बोट इन अ रिवर ऑलवेज मूव्स in the direction of resultant velocity of boat and velocity of river flow। मतलब जो बोट की वेलोसिटी और रिवर फ्लो की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में बोट हमेशा मूव करेगी। व्हेन अ बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ इट शुड बी, अगर बोट को नदी को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग कवर करना है तो उसको चलाना चाहिए, इट शुड बी रोड अप स्ट्रीम मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ए बी जो है हमारी वो रोड रिवर की अक्रॉस द डिस्टेंस है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो और एक्सप्लेन होगा। सच दैट वेक्टर ए बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब समझिएगा, ये है हमारी नदी, ठीक है, ये है हमारी रिवर का फ्लो। ये है हमारी रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर बोट को, इस नदी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ए बी, जो एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस होगी। तो इस डिस्टेंस में कवर करने के लिए अगर हमारी नदी का फ्लो ऐसा है तो हम एंगल ऐसे बोट का डायरेक्शन रखेंगे, बोट को हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, अप स्ट्रीम ले जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ, सच दैट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ए बी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे थीटा एंगल पे हम उसको मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ए बी डी, ये ए बी डी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है V2 अपॉन V1। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा V1 है जो हमारी बोट की स्पीड है, और V2 जो हमारी नदी की स्पीड है, और V ये हमारी रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट है। तो साइन थीटा हो गया हमारा V2 अपॉन V1, और V रिजल्टेंट स्पीड हो गई हमारी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, क्योंकि V1 हमारा हाइपोटेन्यूज है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी, क्योंकि वी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। जब इसको आप सवालों में करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो ये तो पॉइंट नंबर हो गया कि व्हेन अ बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर बात आती है व्हेन अ बोट टेंड्स to cross a river in shortest time। अगर शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें तो अब यहाँ पे बोट को कैसे जाना चाहिए, द बोट, पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए, थोड़ा और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। सपोज़ ये नदी है, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर है जो कि इस डायरेक्शन में, सी डी ए बी, और ये हमारी एक्स डिस्टेंस है। भाई अगर हम बोट को सबसे कम समय में रिवर के क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, तो अगर हमारा ये फ़्लो है रिवर का, तो हम उसी फ़्लो के अलोंग ही तो अपनी बोट की स्पीड रखेंगे। ये हमने उसी फ़्लो के अलोंग रखी, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आया, थीटा एंगल विद द वर्टिकल। तो इसको थोड़ा थ्योरी में समझ लेंगे। द बोट, अगर हमें शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करनी है, देन द बोट शुड गो along AB vector। now the boat, अब जब हम ए बी वेक्टर के अलॉन्ग बोट को भेजेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी अलॉन्ग ए डी वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नाउ द बोट विल बी गोइंग, नाउ द बोट विल बी गोइंग अलॉन्ग ए डी which is the direction of resultant, which is the direction of resultant velocity। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बोट थी वो थी v1 along AB वेक्टर,
और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर थी वो थी v2 अलॉन्ग AC वेक्टर। अगर हम ट्राइंगल ABD में देखें तो tan थीटा इक्वल टू v2 अपॉन v1 है और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमारी v आई है वो रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी AD अपॉन v और ये हो जाएगा रूट ओवर s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गए बोर्ड वाले न्यूमेरिकल्स की बात। अगर बोर्ड वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, बाकी जब सवाल आएगा तो वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगी। अब हम यहाँ पे एक अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं वेक्टर के, जिसका नाम है, अभी तक हमने बात करी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, अब हम बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन हमें जानना है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर b from a vector A is defined as addition of vector b with negative magnitude, that is negative of vector b to vector A, that is A vector minus b is equal to A plus minus b। ठीक है, ये तो हो गई सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड बात। अब अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट वाले न्यूमेरिकल जो हमारे आते हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं हमारे इसमें। उन रूल्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2-3 मेजर सेक्शन बचे हैं अभी हमारे वेक्टर्स में जिससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सैटेलाइट वाला, देख लेते हैं इसको। क्या हैं इसके रूल्स, नोट डाल के लिख लेंगे इसको। Rule number 1, if a satellite is moving in the इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, मीन्स अर्थ के अराउंड, एट इक्वेटर, अर्थ के अराउंड मेकिंग एंगल विद एन इक्वेटर विद वेलोसिटी vs and a point on the surface of earth with velocity of v relative to the center of earth, then the relative velocity of satellite with respect to surface of earth is
वी एस ई, दैट इज वेक्टर एस माइनस वेक्टर ई। ठीक है। इफ़, अब इसी में स्पेशल कंडीशन आ जाती है। इफ़ सैटेलाइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, सो इफ़ द सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या डायरेक्शन है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, in the direction of rotation of earth on its axis, then its relative velocity with respect to earth कितनी हो जाएगी, with respect to earth surface। अगर सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के अलोंग मूव कर रही है, देन इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस विल बी वी एस ई, वही जो ऊपर एक्सप्लेन करी थी, वी एस माइनस वी। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इफ़ द सैटेलाइट इफ मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब दैट इज अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगी, वी एस माइनस वी ई, दैट इज वी एस प्लस वी ई। डायग्राम देख लेते हैं अपोजिट और सेम डायरेक्शन का। सपोज ये अर्थ है, ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ है अलोंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये सैटेलाइट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, अलोंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, अर्थ का रोटेशन ये है, सैटेलाइट का रोटेशन ये है। ठीक है, तो ये तो हो गया सैटेलाइट वाले क्वेश्चन की। सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है अर्थ के तो ये फॉर्मूला होगा, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल आता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन या एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, इस तरह करके आपने कई न्यूमेरिकल देखे होंगे। सबसे पहले उसकी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। क्या है, कंसीडर अ मैन वॉकिंग वेस्ट विद वेलोसिटी वी एम। वेस्ट की तरफ एक आदमी जा रहा था, वेलोसिटी वी एम से, रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए वेक्टर। लेट द रेन बी फॉलिंग vertically downwards with velocity vr, represented by
OB vector. To find the relative velocity of rain with respect to man, that is man कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, vm वेलोसिटी से, ब्रिंग, अगर हम मैन के कंपैरिजन में रेन की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो जिसके रिलेशन में हमें वेलोसिटी निकालनी है, सबसे पहले हमें उस बॉडी को, चाहे वो मैन हो चाहे वो ट्रेन हो, ब्रिंग, उसे रेस्ट में लाना होगा। ब्रिंग द मैन एट रेस्ट, और रेस्ट में कैसे आएगा, बाई इम्पोजिंग अ वेलोसिटी, एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी लगाएंगे ऑन मैन एंड अप्लाई दिस वेलोसिटी ऑन रेन ऑल्सो। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ द relative velocity of rain with respect to man will be represented by resultant velocity VR, that is OB vector, and minus VM, that is OC vector। ठीक है, which रिजल्टेंट वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होगी, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके तो और समझ में आ जाएगा। विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाई डायगोनल OD ऑफ रेक्टेंगल OBDC। जब हम ये डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रेन ऊपर से टपक रही है, ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जिसमें जो हमारा मैन था वो इनिशियली VM वेलोसिटी से अलोंग वेस्ट मूव कर रहा था। ये है हमारा A पॉइंट, ये O पॉइंट, ये C पॉइंट है। अब जब हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालनी थी तो हमने यहाँ पे मैन पे -VM वेलोसिटी लगा के उसको रोका, जिसका डायरेक्शन हो गया अलोंग OC, ये जो हमने यहाँ पे OC पॉइंट बनाया, और ये वर्चुअल, ये फॉलिंग रेन थी, तो ये जाहिर सी बात है ये हमारी रेन की वेलोसिटी हो जाएगी नई, और एक वेक्टर अलोंग दिस है, एक वेक्टर अलोंग दिस है, तो जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो ये डायगोनल OD, जो कि यहाँ पे बात करी गई, OD डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ऑफ रेक्टेंगल OC, सॉरी ये पॉइंट हो जाएगा आपका B, तो रेक्टेंगल ये O है, ये B है, ये D है और ये C है। तो ये है हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। अब इसी से रिलेटेड एक आपको सवाल लगवा रहे हैं ताकि चीज़ें आपकी कुछ क्लियर हो जाएं, फिर जब आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतनी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो सैम्पल प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। क्या, अ मैन इज वॉकिंग, a man is walking on a
level road at a speed of 3 kilometer per hour. Rain drops fall at a speed of 4 kilometer per hour vertically downwards. Find velocity of rain drop with respect to man. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया और आगे इसी में पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लेंगे, फिर जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी उसी डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला पकड़वा देंगे। तो ये हमारा मैन ये जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये हमारी बारिश हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस डायरेक्शन में। इन्होंने क्या कहा कि विद रेस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद, ये ओ है, ये सपोज कर लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इन्होंने क्या कहा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो सबसे पहले हमें मैन को रेस्ट में लाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी लगा के। तो 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे, रेन हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो वी आर एम निकालेंगे। वी आर एम का फॉर्मूला है हमारा 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। डायरेक्शन आप जैसा कि देख सकते हैं थीटा, तो ये आप इसको कोऑर्डिनेट को बी डी ले लिए, ये आपका सी दिया ही हुआ है। तो आपकी tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इक्वल टू बी डी अपॉन ओ बी लिखेंगे। तो बी डी की हमारी वैल्यू है 3, ओ बी की हमारी वैल्यू है 4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, थीटा इक्वल टू tan 0.75, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री 52 मिनट विद द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये किस चीज़ का एंगल है, ये आपका है एंगल इन विच अम्ब्रेला शुड बी होल्ड। ठीक है, ये हो गया इसी से रिलेटेड एक सैम्पल प्रॉब्लम। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, और उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन एक्सप्लेन किए गए हैं, और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स आ गए। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप इन रूल्स को पहले समझ लें, फिर इनको जब आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी वाले काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या रूल्स हैं इससे रिलेटेड देख लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ अ बॉडी A is moving
on a body B, the velocity of body A relative to the ground। अगर दो बॉडी हैं A एंड B और A जो है वो B के ऊपर चल रहा है, तो जो A की स्पीड होगी रिलेटिव टू द ग्राउंड वो क्या होगी, इज़ द सम ऑफ टू velocities if given that if body A and B are moving in same direction। तो अगर A के ऊपर A और B दो बॉडीज़ हैं और बॉडी B के ऊपर A मूव कर रहा है अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ B, तो अगर एक पर्सन स्टैंड कर रहा है ऑन ग्राउंड तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ A होगी वो B में ऐड हो जाएगी। ये सेम डायरेक्शन का है। अगर हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, एंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज if they are moving in opposite direction। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इफ द बॉय इज रनिंग with relative speed of v rel on train running with velocity vt relative to the ground, will velocity velocity is equal to velocity relative plus velocity t if the boy running on the train in the direction of motion of train, then v is equal to v relative plus vt if the boy is running on the train in the direction opposite to the motion of ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v रिलेटिव माइनस वी टी। ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बात करते हैं ज़ीरो वेक्टर या फिर कहें नल वेक्टर। क्या होता है ये? इट इज दैट वेक्टर which has zero magnitude and
an arbitrary direction. Example: velocity of a stationary particle is zero vector. Acceleration vector of an object. तो ज़ीरो वेक्टर कौन कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। एग्जांपल देख सकते हैं, एक स्टेशनरी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन एक ज़ीरो वेक्टर होगा। विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ज़ीरो वेक्टर। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज ऑल्सो अ ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर की बात। अब हम यहाँ पे हमारा वेक्टर का थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है और हम इसके बाद वेक्टर्स के न्यूमेरिकल लगाएंगे।